Hello, welcome back. Today we are going to talk about Fyodor Dostoevsky और उनका वर्क नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड. Dostoevsky इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. जब हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करते हैं, ये है फ्योडोर डॉस्टोवेस्की, रशियन राइटर. ठीक है. जब हेट्रोग्लॉसिया की बात हुई, रोलां बार्थ्स ने की, तब डॉस्टोवेस्की के नॉवेल्स को प्राइम एग्जाम्पल के तौर पे रखा इन्होंने. डायलॉग की बात हुई, डायलॉजिज्म की बात होती है ना, जब बाख्तिन डायलॉजिज्म की बात करते हैं, तब भी उन्होंने, ऑल्दो डायलॉजिज्म इज नॉट अ टर्म गिवन बाय बाख्तिन, बट ही अगेन केप्ट डॉस्टोवेस्की एज अ प्राइम रेफरेंस पॉइंट where he was talking about it. अपने हेट्रोग्लॉसिया में, हेट्रोग्लॉसिया क्या होता है? मल्टीपल language points in a work, coexistence of diverse languages, dialects. मैंने शायद रोना बात बोल दिया था. बाख्तिन, बाख्तिन का सोशल वॉइसेस अलग 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 अलग, तो कहते हैं डॉस्टोवेस्की के वर्क्स में आपको ये मिल जाएगा. और भी बहुत सारी नॉवेल्स में ऑफ कोर्स मिलता है. ही वॉज बॉर्न अगेन इन 1821 इन मॉस्को. हमारे लास्ट राइटर भी 1821 बॉर्न थे. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल रिप्रेशन and ideological ferment in Russia. His lifetime um, coincided with the rule of Tsars Alexander I, Nicholas I, and Alexander II, an era marked by autocracy, censorship, serfdom, and later radical reform. तो जब ये पैदा हुए उस टाइम पे बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल रिप्रेशन का टाइम था. आइडियोलॉजी, अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी फॉर्म हो रही थी रशिया में, और लाइफ टाइम में इनके ये सारे रूलर्स थे. तो ऑटोक्रेसी, सेंसरशिप, कभी सर्फडम, ये सारी इन्होंने फेस किए, देखे अपने लाइन में. इनके जो फादर थे वो एक स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन मिलिट्री डॉक्टर थे, whose violent temperament profoundly shaped Dostoevsky's lifelong exploration of authority, guilt, fear, and rebellion. लास्ट राइटर के भी फादर मेडिकल प्रोफेशन में थे, ये भी मिलिट्री डॉक्टर थे इनके फादर, और बहुत ज़्यादा ना गुस्से वाले थे इनके पापा. वायलेंट टेम्परामेंट था, और ये चीज़ ने शेप किया डॉस्टोवेस्की का, जिस तरह से वो अपने वर्क्स में गिल्ट, फियर, रिबेलियन, इन सारी चीज़ों और अथॉरिटी को एक्सप्लोर करते हैं, वो वहाँ से आता है. मदर बहुत जेंटल थी, रिलीजियस थी, contributing to his early exposure to Orthodox Christianity, a faith that later became central to his moral vision. Dostoevsky trained as a military engineer in St. Petersburg, but soon abandoned engineering for literature, aligning himself with radical intellectual circles influenced by utopian socialism and Western philosophy. पापा मिलिट्री डॉक्टर थे, स्ट्रिक्ट थे, वायलेंट थे, तो उन्होंने भी कहा होगा इंजीनियर बनो. तो इन्होंने ट्रेनिंग ली मिलिट्री इंजीनियर की तरह, बट छोड़ दिया फिर लिटरेचर के लिए, और अपने आप को अलाइन किया रैडिकल थॉट्स, वायलेंट रैडिकल थॉट्स, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के साथ, which was influenced by utopian socialism and Western philosophy. A decisive event in Dostoevsky's life was his arrest in 1849. क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल था जो ना बैंड पॉलिटिकल आइडियाज को और जो बैंड टेक्स्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करते थे, तो उसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया. ये सर्कल था पेट्राशेव्स्की सर्कल. So this was a group, इसी ग्रुप में डॉस्टोवेस्की भी थे. So he was sentenced to death for it. Just imagine. Subjected to a mock execution and reprieved at the last moment. मतलब पता नहीं कैसे ये मतलब रह गए, एकदम लास्ट मोमेंट जब इनकी डेथ का वो आ गया था, सेंटेंस आ गया था, ही वाज अबाउट टू बी पुट टू डेथ, एन एक्सपीरियंस दैट permanently altered his worldview. His sentence was commuted to 4 years of hard labor,
चेंज करके इन अ साइबेरियन प्रिजन, followed by compulsory military service. So this period exposed him to criminals, murderers, socially marginalized, सिर्फ डिस्कस करने के लिए बैंड आइडियाज, बैंड टेक्स्ट्स, एक्सट्रीम सफरिंग हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, स्पिरिचुअल क्राइसिस हुआ। इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स राइटिंग पे तो आएगा। शिफ्ट हो गई आइडियलिस्टिक सोशलिज्म, जो यूटोपियन सोशलिज्म का एक आइडियल था, वहां से हटके डीप बिलीफ इन सफरिंग, कि सफरिंग कैसे रिडेम्पटिव हो सकती है, उस पे इन्होंने बात करना शुरू किया। यहाँ से बहुत सारे थीम्स आए, सिन, कन्फेशन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रीबर्थ, इन सब के। अ रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न रैशनलिज्म इन फेवर ऑफ रशियन स्पिरिचुअल एंड मॉरल ट्रेडिशंस। Dostoevsky's work is deeply engaged with the intellectual debates of the 19th century Europe and Russia, especially rationalism and positivism. तो एक बिलीव था इन रीजन एंड साइंस एज सॉल्यूशंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। यूटिलिटेरियन एथिक्स, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटेरियन। फिर एथीज्म, निहिलिज्म, सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी आइडियल्स, ये सब तो इनके वर्क्स में था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अपने वर्क्स में ये अपोज करते थे, जैसे कि reduction of human beings to mechanical or economic units, belief that moral laws can be replaced by scientific or political systems. Instead, इन्होंने moral freedom को ऊपर रखा, spiritual struggle को, inner psychological conflicts को। तो इतना सफरिंग के बाद डॉस्टोएव्स्की इस तरह के वर्क्स लेके आए which became experimental, new, deep psychological conflict, inner conflict in his works can be seen. तो इनको हम psychological novels भी कहते हैं। Christian ethics rooted in compassion and suffering। ठीक है, तो ये मेजर थीम्स इनके वर्क्स में है। सॉरी। फेथ, डाउट इन गॉड, ये तो पॉलीफोनिक नॉवेल्स, टर्म लेटर कॉइन्ड बाय मिखाइल बाख्तिन। पॉलीफोनिक नॉवेल्स बोलो, हेट्रोग्लॉसिया, ऑलमोस्ट सेम है। Multiple independent voices and ideologies coexist without authorial dominance. So, use of dialogue as philosophical debate, fragmented, intense, often chaotic narrative structure, reflecting psychological instability. Frequent use of confessions है, monologues है, hallucinations है, इनके वर्क्स है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट नेट के पर्सपेक्टिव से। बाकी वो लिटरेचर को इतना ज़्यादा अभी तक मिला नहीं है, करेंगे वो धीरे-धीरे, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दे विल इन टाइम्स टू कम। तो मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन के ये फाउंडिंग फिगर की तरह है। इज़ अ फोर रनर ऑफ एग्जिस्टेंशियल थॉट ऑल्सो, जो बाद में नीत्शे, कामू, सार्ट्रे, ये सब लेट्स कम टू द वर्क नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ठीक है, ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। शॉर्ट नॉवल है, 1864 में आया, और पहला एग्जिस्टेंशियल नॉवल भी कहते हैं इसको। इट मार्क्स अ टर्न इन हिज करियर फ्रॉम सोशल रियलिज्म टू philosophical psychological fiction. Now, the work is direct polemical response to 19th century realism. एक डिबेट फॉर्म में एक रिस्पॉन्स की तरह लिखा हुआ है, जो 19th century का रियलिज्म था, यूटिलिटेरियन एथिक्स थे और यूटोपियन सोशलिज्म था। द बिलीफ दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन एंड कंट्रोल्ड बाय रीजन एंड साइंटिफिक लॉज। दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला अंडरग्राउंड, दूसरा एप्रोपोस ऑफ द वेट स्नो। जो अंडरग्राउंड है वो एक सस्टेन्ड मोनोलॉग है, जो रैशनलिज्म और डिटर्मिनिज्म को अटैक कर रहा है।
ठीक है? दूसरा एपिसोड जो है वो एपिसोडिक है, नैरेटिव है एंड इंसिडेंट्स देता है हमें नरेटर के पास्ट से दैट ड्रामेटाइजेस द आइडियाज व्हिच आर डिस्कस्ड इन पार्ट 1। अननेम्ड नरेटर है, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जिसको हम अंडरग्राउंड मैन की तरह जानते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग के आइसोलेशन से लिख रहा है। एक फिलोसॉफिकल कन्फेशन की तरह है। कहता है अ सिक मैन, अ स्पाइटफुल मैन, एन अनअट्रैक्टिव मैन। खुद को बोलता है वो। He rejects enlightenment beliefs that human beings act rationally in pursuit of self interest. He argues that human beings often act against reason simply to assert their free will. कई बार हम करते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिसका कोई रीजन नहीं है। क्यों? बस ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी फ्री विल है। Rational systems that promise happiness reduce humans to piano keys or cogs. जो है वही बजेंगी ना। तो रैशनल जो सिस्टम है वो प्रॉमिस करता है हैप्पीनेस, वो रिड्यूस कर देता है ह्यूमन बीइंग्स को लाइक दोज़ कीज़। कॉन्शसनेस इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़ बिकॉज़ इट लीड्स टू ओवरथिंकिंग, पैरालिसिस एंड सेल्फ कंटेम्प्ट। So he defends suffering, irrationality, self-sabotage. Second part is experiment, एक्सपीरियंशियल प्रूफ है। इसमें आइडियाज़ बताए गए हैं अंडरग्राउंड मैन के, उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू। His obsessive resentment towards formal schoolmates, a disastrous dinner with old acquaintances, revealing his social humiliation and psychological instability. फिर इसका cruel yet desperate interaction with Lisa, जो एक prostitute होती है, whom he both idolizes and उसको humiliate भी करता है। तो ये सारे एपिसोड एक्सपोज करते हैं क्रेविंग फॉर ह्यूमन कनेक्शन। अब हम पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स पे आते हैं। अंडरग्राउंड मैन, मिडिल एज्ड फॉर्मल सिविल सर्वेंट, हाईली इंटेलिजेंट, सेल्फ कॉन्शियस है, बिटर है बहुत ज्यादा, अकेला है, embodied the anti-hero. He's not like complete, I mean, he's not a hero figure, na? He's an anti-hero. He's passive, he's resentful, he's self-contradictory. He represents modern, sorry, alienated man. He rejects rational progress yet is incapable of faith or action. Lisa, एक young prostitute whom the underground man meets in a brothel, जो emotionally vulnerable है, and she is capable of genuine feelings also. Briefly offers the possibility of human connection and moral redemption here. फिर है सिमोनॉव, फॉर्मर स्कूलमेट है उसका, बहुत माइल्ड, डिसेंट, सोशली एक्सेप्टेड, हु एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रास्ट टू अंडरग्राउंड मैन्स बिटरनेस। जहां वो इतना बिटर, यहाँ पे वो थोड़ा अलग तरह का, डिसेंट, माइल्ड। ज़्वर्कॉफ, फॉर्मर स्कूलमेट है, ये भी सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड मैन्स एनवी। अगर आप रह जाओ और आपके साथ वाले ऊपर चले जाएं, ओहो, envy, hatred, symbolizes social conformity and worldly success. Furfishkin and Trudolyubov और इसके पुराने एक्वेंटेंसेस हैं, शैलो, मॉकिंग, इंडिफरेंट से, जैसे बिच करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। रीइंफोर्स द अंडरग्राउंड मैन सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड एक्सक्लूजन। फिर है अपोलन, अंडरग्राउंड मैन का सर्वेंट, बहुत साइलेंट, रिजिड और मॉरली सुपीरियर इन डिमीनर। Let's read. A note from the author introduces a fictional character जिसको हम अंडरग्राउंड मैन की तरह जानते हैं। तो स्टार्टिंग में नोट है एक ऑथर से। हु इज द ऑथर? द ऑथर सेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट जनरेशन। सारा जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। एंड हुज रैम्बलिंग नोट्स विल फॉर्म द नोवेला दैट इज टू फॉलो। The underground man begins by telling the reader that he is a sick, spiteful, unattractive man. He says that he doesn't know what he is sick with, but he refuses to be treated by doctors out of spite. इतना जलन है उसको कि मैं डॉक्टर्स से भी ठीक नहीं होना चाहता. He has been living underground for 20 years. वो literally underground रह रहा है. But used to work in the civil service, where he was rude to anyone who came to his desk. होते हैं कई.
आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, हमेशा ही रूड। ही टेल्स हिज एंड नॉट जस्ट सरकारी, आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप, इवन अभी तो एवरीबॉडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड इवन इन द कॉर्पोरेट जॉब्स, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएँगे, बट उनके पास दे डोंट हैव एन ऑप्शन, अगर वो रूड हो गए तो वो निकाले जाएँगे। He tells his readers that he is neither a scoundrel nor an honest man, neither a hero nor an insect, and says, no one of intelligence in the 19th century can be a man of action or character. एक उस तरह का आदमी जो इंटेलिजेंट है, केपेबल है ऑफ डूइंग थिंग्स, लेकिन कर नहीं पा रहा। एक तो बहुत स्पाइटफुल है, एनवियस है, और दूसरा वो खुद ही कह रहा है, आई एम अनअट्रैक्टिव मैन, सिक। सो maybe it represents the kind of generation that was there at that point of time, जो एक्ट भी नहीं कर पा रहे थे किसी चीज के ऊपर, ना ही वो मैन ऑफ कैरेक्टर थे। The underground man says that he is not to blame for being a bad person, but that his overly acute consciousness prevents him from taking action. मैं बुरा नहीं हूं कहता है, लेकिन मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस हूं कि एक्ट नहीं कर पाता, कि मैं एक्ट करूंगा तो कहीं दूसरे देख लेंगे। और ऐसा होता है, कभी आप चाहते हो, आपने कोई वीडियो देखी, आप चाहते हो, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वांट टू कमेंट, पर आप रोक लेते हो खुद को, क्यों? कहीं दूसरे ना देख लें। आप इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो। देख लेंगे तो क्या है ना? ही सेज दैट बीइंग ओवरली कॉन्शियस इज़ अ डिज़ीज़, ये बीमारी है सच में। He tells the reader that there are times when he wishes someone would slap him in the face, and says that he would neither be able to forgive someone who slapped him nor take revenge on him. कोई थप्पड़ भी मार दे तो मैं उसको, मतलब, आई बी सो फुल ऑफ हेट्रेड कि ना तो मैं उसको फॉरगिव कर पाऊँ, ना मैं रिवेंज ले पाऊँ, ऐसा होता है। अब अपने साथ आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो इन सब वर्क्स को। कोई ऐसा रिलेटिव जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता हो, किसकी बातों पे गुस्सा आता हो, हमेशा टॉन्ट, हमेशा प्रवचन देना, एंड आपको गुस्सा भी आ रहा है बट यू आर नॉट एबल टू एक्ट। Whereas less intelligent people act impulsively, और सच में कई होते हैं जो एकदम मुंह पे जवाब दे देते हैं to get revenge. Someone of overly acute consciousness has too many doubts and questions to take actions. Yes. लोग क्या कहेंगे? ये क्या मेरे बारे में सोचेगा कि मैंने ऐसे बोल दिया, कुछ मुझे बदतमीज बोला जाएगा। The underground man compares himself to a mouse that retreats ignominiously back into its mouse hole. बार बार बोलते ना, बिल में छुपे रहो तुम तो, बस वही वाला मेटाफर है। He says that men of action simply accept the laws of nature, science and mathematics, thinking it impossible to protest that 2 times 2 makes 4। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो लोग एक्ट करते हैं, वो लोग नेचर के लॉज को, साइंस के लॉज को, मैथमेटिक्स एक्सेप्ट करते हैं, थिंकिंग इट इम्पॉसिबल टू प्रोटेस्ट, कि ये चीज प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप, 2 टाइम्स 2 मेक्स 4, इट डज। बाय कॉन्ट्रास्ट जो अंडरग्राउंड मैन है, उसको ऐसे फैक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। So the underground man argues that there is pleasure even in a toothache, suffering को romanticize करना, saying that after a while, someone with a toothache finds enjoyment in indulging loud moans of pain that annoy others. Sadist. मतलब मैं, अगर मुझे टूथएक हो रहा है तो मैं जोर जोर से मोन कर रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि दर्द हो रही है, हाय हाय। दूसरों को अनॉय हो रहा है, कि यार क्या लड़की है, क्यों ऐसे कर रही है, बस मुझे उसी में मजा आ रहा है। He says that being a nasty little man, a rogue, is pleasurable, and then asks the reader, can a man possessing consciousness ever really respect himself? Moving on, the underground man says that he is incapable of apologizing. Sorry नहीं बोला जाता। As a child, he would sometimes cry and repent when he did something wrong, but would then realize that this was all lies, revolting, made up lies. कभी कभी रोता था बचपन में,
और पश्चाताप भी करता था जब वो कुछ गलत कर दे। पर फिर उसको रियलाइज़ होता था कि ये सब झूठ है भाई, रिवोल्ट, बने-बनाए झूठ। He says that often he says that often gets into trouble because of his boredom, which is a result of his hyper consciousness. He says that men of action only take action because they are stupid. They think that they have found a primary cause of something that gives them a reason for acting. कि मुझे तो मिल गया जी, अब मैं सुधारूंगा चीजें, एक्ट करते हैं. But someone who's actually intelligent questions these causes and can think of multiple causes. So he only acts out of spite. The underground man speaks of people who believe that humans only do bad things because they don't know their true interest. कि कुछ ना कुछ गंदा गलत करी करी चलेंगे, उनको पता ही नहीं क्योंकि उनका ट्रू इंटरेस्ट कहाँ है. And that if people knew what was in their best interest, they would only act accordingly. पता होता तो फिर हम वैसे ही करते. The underground man disagrees and says that sometimes a man desires something harmful to himself. कभी आपने बुरे-बुरे थॉट्स अपने लिए सोचे होंगे कि मेरे साथ मैं हॉस्पिटल पहुँच गई. Something harmful to himself. He disagrees slightly to argue that human civilization has made men more cruel, citing recent military conflicts such as Napoleonic Wars and American Civil War. थोड़ा सा स्लाइटली डिसएग्री करता है ये आर्ग्यू करने के लिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने आदमियों को और क्रूअल बना दिया है और वो साइट करता है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जैसे नेपोलियनिक वॉर्स, अमेरिकन सिविल वॉर. तो वो कहता है दैट सम पीपल थिंक दैट एज साइंस एडवांसेस पीपल लिव विल लिव मोर एंड मोर रैशनली, और सोसाइटी जो है वो दे विल अप्रोच द परफेक्शन ऑफ अ क्रिस्टल पैलेस, साफ हो जाएगी एक तरह से क्योंकि रैशनल रहेगा. तो फिर ह्यूमन बीइंग्स का इमोशंस का क्या फायदा. ही आर्ग्यूज दैट दिस काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस वुड बी बोरिंग and that people prefer to live according to their own stupid will rather than logic or reason. So he says that sometimes people desire something opposed to one's own advantage. कभी कभी हम ऐसा चीजें डिजायर करते हैं जो मुझे कोई एडवांटेज नहीं देगा, सिंपली वाई, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज वंस फ्री विल. बस मुझे करनी है क्योंकि मेरी मर्जी. He claims that without desire and free will, mankind is nothing but a stop in an organ pipe, obeying the laws of nature. He says that human history has been irrational and that such irrationality is man's only way of rebelling against the rationality of 2 times 2 makes 4 and proving that he's a man and not an organ stop. अगर हमारी डिजायर ही ना हो, फ्री विल ना हो, तो फिर हम क्या हैं? पहले पियानो कीज़ बोला था, अभी ऑर्गन पाइप कह रहे हैं, जो लॉज़ ऑफ नेचर को ओबे कर रहे हैं चुपचाप. लेकिन हम अगर हिस्ट्री देखें तो वी हैव बीन इर्रेशनल, और इर्रेशनैलिटी ही ऐसी चीज़ है जो आदमी को आदमी बना रही है एक्चुअली. एंड इट इज़ द ओनली वे ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट रैशनैलिटी, बट 2 टाइम्स 2 मेक्स 4 एंड प्रूविंग दैट आदमी ऑर्गन नहीं है एक. ये ऑर्गन स्टॉप नहीं है, पाइप नहीं है. He says that 2 times 2 makes 4 is no longer life, and that 2 times 2 makes 5 is preferable. Continuing to argue against the idea that mankind only acts in his best interest, Underground Man says that there can be a peculiar pleasure in suffering, and that man sometimes loves suffering terribly. He says that the utopian idea of the crystal palace is a hoax and that he would reject it because he wouldn't be able to stick out his tongue rudely there out of spite. अब अगर सब कुछ रैशनल रैशनल हो गया और एक क्रिस्टल पैलेस बन गया दुनिया यूटोपियन, तो उसमें मजा ही नहीं आएगा. ही वुडंट बी एबल टू बी रूड टू अदर्स. ही टेल्स हिज रीडर्स नॉट टू बिलीव वन वर्ड, not one little word of what he has written. मेरे ऊपर विश्वास मत करना जो मैंने लिखा है. That he has no plans to print his notes, but merely writes to relive some of his boredom. मैं बस बोर हो गया हूँ तो मेरे को जो दिमाग में आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ.
He says that it is snowing outside, which reminds him of a story. And so, in part two of the novella, he will tell a tale of apropos of wet snow. तो ये फर्स्ट पार्ट था. अब अंडरग्राउंड मैन का स्टोरी शुरू होता है व्हेन ही इज 24 और एक सॉलिटरी लाइफ जी रहा है, बट स्टिल वर्किंग इन द सिविल सर्विस. At times, he wishes to make friends with others in his office, but at other times, he hates them and he feels alone. This is the story of every other person in the current age, I feel, Not everybody is able to make friends. Yes, many are. But it's very difficult to make friends, at least for me. Not that I don't want to talk to others. No. I just am not able to find a person with similar thought process, similar vibe नहीं मैच होती, क्योंकि वो वही पता नहीं जो भी है. आई एम श्योर सम ऑफ यू विल अंडरस्टैंड. सो he criticizes himself for being overly romantic. To get the charger now, wait, just wait, okay. You can read till then. ओके, आगे चलते हैं. So he criticizes himself for being overly romantic and then digresses about romanticism. वो कहते हैं that romantics in Germany and France are overly idealistic and foolish, whereas Russian romantics remain somewhat practical. दूसरी जगहों में क्रेजी हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ठीक है. The underground man says that he spent much of his time at home reading, but sank into dark, subterranean, loathsome depravity because of depression and a craving for contradictions and contrasts. तो ऐसे लोग ठीक भी नहीं होते एक्चुअली, बिकॉज ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाना चीज़ों को लेके, और सुन नहीं पाना किसी का कुछ भी, वो सारी चीज़ें पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स कैन लीड यू टू डिप्रेशन ऑल्सो. तो जो अंडरग्राउंड मैन है वो कहता है कि मैं बहुत सारा टाइम बिताता हूँ होम एट होम रीडिंग, but sank into dark, subterranean, loathsome depravity because of depression and craving कि मुझे और कुछ चाहिए, contradictions चाहिए, contrasts चाहिए. So he tells his readers that he's not trying to justify his depravity, but then changes his mind and says, नहीं नहीं मैं कर ही रहा हूँ actually. I'm trying to justify my depravity. Now one night the underground man sees a man gets kicked out of a bar for fighting. He goes into the bar thinking that he can get into a fight. अच्छा उसको मार रहे हैं. He purposely gets into an officer's way, but the officer moves him aside without saying anything, barely noticing him and treating him like a fly. ऐसे "Shh." He thinks of challenging the officer to a duel, but then realizes that everyone would just laugh at him for speaking in literary Russian about antiquated notions of honor. कैसे लिटरेरी रशियन, मतलब अब ड्यूल की बात करेगा तो सब हंसेंगे कि यार क्या ये ऑनर के नोशंस पे बातें करने लगे. सो ही गोज बैक होम एंड सून आफ्टर सीज द ऑफिसर फ्रीक्वेंटली अराउंड सेंट पीटर्सबर्ग. बार बार देखता रहता है उसको इधर उधर. सो ही राइट्स द ऑफिसर अ लेटर बट अल्टीमेटली डजंट सेंड इट. एक्शन नहीं ले पा रहा ना, द इनेबिलिटी to take any action.
He often sees the officer on a particular street and usually gets out of the officer's way when they are about to walk into each other. He plans to walk into the officer and not move out of the way, out of defiance and spite. He borrows money from his office chief in order to buy respectable looking clothes. कि मैंने ये पूरा प्लान बना लिया कि मैं भिड़ जाऊंगा जाके उससे और फिर हिलूंगा नहीं, इधर से उधर नहीं होऊंगा. So he tries to bump into him but keeps moving out of the way at the last second. बस वहीं पे जाके हट जाता है. Finally, he carries out his plan and bumps into the officer, but he acts as if ये मुझे एकदम अब आप लोग को क्योंकि बहुत सारे लोग यूपी से हैं. It reminds me of these boys in Lucknow because I've stayed in Lucknow. So होते नहीं ऐसे भौकाल में रहते हैं. That's the word that you guys I mean वहाँ पे वो यूज़ करते हैं. कुछ तो होते हैं गुंडे टाइप भी, लेकिन कुछ एकदम रहते हैं उस अ, तरह से कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट देन एकदम लास्ट मोमेंट पे साइड में निकल जाते हैं. Just like that. So the underground man is convinced that the officer was merely pretending not to notice him, and he feels avenged for everything. His happiness soon wears off, though, as he seeks escape from his despair in his dreams of all that was beautiful and sublime. अम, कोशिश करता है वो एस्केप करने की अपने डिस्पेयर से अपने ड्रीम्स में. क्या ड्रीम की? ऑल दैट वाज ब्यूटीफुल एंड सबलाइम. ही सेज दैट ही ड्रीम्स फॉर 3 months स्ट्रेट इन्वॉल्विंग सिनेरियोज वेयर ही इज अ हीरो. मतलब ड्रीम कर रहा है. आप लोगों ने भी किया होगा कभी. नॉट द अनकॉन्शियस ड्रीम, वो तो चलो वो कर रहा होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डे ड्रीमिंग कि मैं एक इंजीनियर बन गई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं सेवियर बन गई हूँ, जैसे वो टीवी पे सेवियर्स होते हैं. कोई भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो. वहाँ पे ये 3 मंथ्स के लिए स्ट्रेट ऐसे सिनेरियोज़ को इमेजिन कर रहा है. ही इज़ अ हीरो लाइक अ कैरेक्टर फ्रॉम द वर्क ऑफ लॉर्ड बायरन एंड वेयर एवरीवन लव्स हिम. वाह! And 3 months of these dreams, though, the underground man feels a desire to plunge into society. 3 महीने मुझे घुसना है society में. He decides to go visit a former schoolmate named Simonov, whom he hasn't seen in a year. So he enters Simonov's apartment and finds that two other former schoolmates, no one seems to notice the underground man, and he says that they treat him like some sort of ordinary housefly. यहाँ पे भी उसको ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है. उसके पुराने स्कूलमेट्स आर प्लानिंग अ फेयरवेल डिनर फॉर अ फ्रेंड नेम्ड Zwerkov, who is leaving St. Petersburg. The underground man remembers Zwerkov from school and hates him for being an arrogant, attractive man. He recognizes Simonov's guests, both of whom he despised in school. मतलब ये सबको despise करता है. He invites himself to the party. अपने आप को invite कर लेता है and they reluctantly allow him to come. Yeah, sure, of course you can come. So after leaving Simonov's apartment, the underground man berates himself for interfering with the party. Uh, वहां से निकल के जो अंडरग्राउंड मैन है वो अपने आप को ही फिर बिरेट करता है कि मैंने क्यों इंटरफेयर कर दिया. ही थिंक्स ही शुडंट गो बट रियलाइजेस दैट ही विल डेफिनेटली गो even though he doesn't have any money. So he recalls his years at school when he was a lonely boy, वहाँ पे भी lonely boy, and he didn't have many friends. He says he hated his schoolmates and was more intelligent than them. Occasionally, he would try to make a friend, but would only use these potential friends to try to exercise unlimited power over someone else. Sometimes you will find certain people making friends, but then becoming dominative, है ना? And authoritative. उस तरह का. Next day, the underground man plans for the party. He is worried that it will be horribly awkward and he will be underdressed. But he decides to go to prove that he isn't intimidated by Zwerkov and his other former classmates. कोई चाहे दूसरा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, उसको यही है दिमाग में. When he arrives at the hotel where the party is being held, कोई है ही नहीं वहाँ पे. और waiter inform करता है that dinner is not set to start for another hour. The underground man waits around embarrassedly as the waiter sets the table. Finally, the others arrive, and Simonov apologizes for telling the underground man the wrong time for the party.
सिमोनोव ने गलत टाइम बता दिया था। ज़्वारकोफ और फर्फिंचिन हँसते हैं अंडरग्राउंड मैन पे for having to wait by himself for so long. After some awkward conversation, the other party guests speak amongst themselves, ignoring the underground man and leaving him completely crushed and humiliated. तो वहाँ उसको बहुत बुरा लगता है, humiliation feel होता है, बहुत पी लेता है वो and tries to break into the conversation, but the others notice how drunk he is और उसको इंसेक्ट की तरह देखते हैं कि यार क्या तुमने इतना पी लिया है हटो. The underground man stands up and makes a toast in which he insults Zwarkov. खड़ा हो जाता है. Ferfinchin angrily says that the underground man deserves to be whacked in the face. तुम्हें तो लगने चाहिए मुंह पे. And he challenges Ferfinchkin to a duel. कि आ जाओ. At which everyone simply laughs. कि तुम अपनी literary दुनिया में खोए हो कौन सा duel भाई? Underground man continues to drink at the party and paces back and forth, stomping his boots. आगे पीछे ऐसे. None of the others pay him any attention. They all leave to go to a brothel. And as they are leaving, the underground man begs Zworkov for his forgiveness. माफ कर दो. He decides to follow them to the brothel and demands that Simonov lend him money. यार पैसे दे दे for the prostitute. He thinks that he will either win his former schoolmates over as friends or he will slap Zworkov in the face. Now, while riding a cab to the brothel, the underground man decides he will definitely slap Zworkov in the face to regain his honor. मेरी बहुत बेइज्जती की है, थप्पड़ ही लगाऊंगा. लेकिन जब वहां पहुंच, अब आपको पता ही है फिर इन एक्शन के बारे में. When he arrives there, he can't find Zworkov. He sleeps with a young prostitute named Lisa and then wakes up at 2 in the morning feeling misery and bile growing in him and seeking an outlet. क्या करूं मतलब इतना कड़वाहट अंदर भर गई है. He tells Lisa about a dead prostitute whose coffin he saw being carried to a cemetery earlier in the day and speaks at length at the horrible life of a prostitute. He and Lisa speak about families and marriage, and he encourages her to leave the brothel, describing the pure bliss of married life. He tells Lisa that if she continues being a prostitute, she will lose everything. हेल्थ भी जाएगी या यूथ ब्यूटी होप सब चला जाएगा और फिर उसके बाद क्या यू विल एंड अप डेड विद नो वन टू रिमेंबर यू. तो लीजा रोती है उसको भी रुला दिया एंड द अंडरग्राउंड मैन गिव्स हर हिज एड्रेस. Next day, underground man writes a letter to Simonov apologizing for his behavior. He worries that Lisa will come and visit his house and see how revolting he really is. Lisa नहीं आती कुछ दिन तक underground man के relief पे, and he describes his servant Apollon, who is arrogant and disobedient. One day he tries to withhold Apollon's wages, पैसे नहीं दूंगा, and forces him to beg for his money. But Apollon simply stares at the underground man until he breaks down and demands that Apollon show him respect before getting paid. As the two are fighting, Lisa arrives. Underground man feels ashamed in front of Lisa and bursts into tears. रोने लगता है. He tells her that he has no pity for her and wants her to leave him alone. चली जाओ. Lisa उसको गले लगा देती है. And he cries hysterically. बेचारा. जितने emotions हैं सारे बाहर निकल रहे हैं. After recovering, the underground man feels incapable of returning any love or affection to her and wants her to leave him by himself in peace and quiet. So, मेरे पास नहीं है प्यार देने के लिए, तुम चली जाओ. As Lisa finally prepares to leave, the underground man slips some money into her hand, Daya, out of spite. Lisa refuses the money and leaves immediately. He starts to run after her and imagines how he could fall down before her, sob with remorse, kiss her feet, and beg her forgiveness. लेकिन नहीं करता, then stops and lets her go. He tells his readers that he hasn't seen Lisa. उसके बाद नहीं देखा मैंने उसको. पहले उसको कहता है कि तुम prostitution से बाहर निकलो, फिर उसी को पैसे पकड़ा रहा है. And says that he feels ashamed to have written his notes.
He angrily says that all humans are estranged from life and cripples, सब cripples हैं, किसी में नहीं है उतनी हिम्मत और ताकत की एक्ट करें. He says that he represents the truth about mankind, claiming, in my life, I've only taken to an extreme that which you haven't even dared to take halfway. He says he doesn't want to write anymore. An author's note concludes the novella, telling the reader that the underground man wrote more notes, but that this seems like a good place to stop. ठीक है, तो ये है इनका वर्क. नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड. कहाँ पब्लिश हुआ था? इन द जर्नल एपॉक 1864 में. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ऑफ कोर्स में. एपॉक अंडर द टाइटल अ कन्फेशन originally. According to Bakhtin, in the underground man's confession, there is literally not a single monologically firm, undissociated word. The underground man's every word anticipates the words of an other with whom he enters into an obsessive internal polemic. ठीक है, ये सेक्शंस हैं इसके पार्ट 1 में और फिर पार्ट 2. Whatever more you can read about it and then good to go. ठीक है, thank you, see you in the next one.